हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका कि टाइटल है वाटर रिसोर्सेज। यानी कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे पानी के बारे में, यानी कि जल के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे इसमें वाटर एज अ रिसोर्स, यानी कि जल एक संसाधन के रूप में क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। इससे पहले के दोनों चैप्टर के वीडियोस और लाइक एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं चैप्टर हमसे कहाँ क्या कहना चाहते हैं। और कहीं कहीं होता है ऐसा है कि बहुत लंबा पैराग्राफ रहा, लाइक उसको छोटे में बताया जा सके, तो मैं लाइन बाय लाइन वहाँ नहीं करूँगी, छोटे में बता दूँगी क्योंकि फिर बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। वैसे बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है, पिंकी और चिंटू के बीच में बातचीत हो रही है। चिंटू बोलता है, पिंकी क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी थी? मतलब कहता है कि ओ माय गॉड, हे भगवान, उसने क्या मतलब एक तरह से प्रलय मचाया उस बाढ़ ने, रास्ते में जो कुछ भी आया सबको बर्बाद करते गया और बहा ले गया। तो यहाँ पे पिंकी बोलती है, हाँ चिंटू मैंने देखा। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं, सरप्राइजिंग नहीं है कि जल हमें जीवन भी देता है और हमारा जीवन ले भी सकता है ना? स्ट्रेंज है ना? तो हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे, ये ऐसा पिंकी बोलती है, माय फादर was telling me that in his factory they need a lot of water for a number of things। तो उसके वो पिंकी बोलती है कि मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी जल की आवश्यकता होती है। पिंकी बोलती है चिंटू से कि चिंटू क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कारखाना भी लाइक जल विद्युत यानी कि हाइड्रल पावर प्लांट से जो पावर सप्लाई होता है, मतलब कि जल के द्वारा जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसी से चलता है। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और कुछ जो भी जल स्रोत हैं उसके आसपास क्यों बसता था। तो इस तरह से ये एक कन्वर्सेशन था चिंटू और पिंकी के बीच में। चिंटू बोलता है कि जैसे मानो तुमने देखा कितना भयानक बाढ़ आया असम में। पिंकी बोलती है, हाँ जल हमें जीवन भी देता है, हमारा जीवन ले भी सकता है। फिर बोलती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि जितने भी हम प्राचीन प्राचीन काल में जितने भी शहर देखते हैं वो सब क्यों नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं इस तरह से। You already know that 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that the water is renewable resource. सो जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 जो हमारा धरती का हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है, लेकिन इसमें प्रयोग मतलब हमारे इस्तेमाल लायक जल कितना है, बहुत कम है। ठीक है, आज थोड़ा गला ठीक नहीं है। और सलीन वाटर बहुत ज़्यादा है, और ये जो सलीन वाटर है हमें क्या कहते हैं, सॉरी, दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब कि जो फ्रेश वाटर जो हमारे उपयोग लायक जो वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें ऊपर जो रन ऑफ पे नदियाँ बहती हैं उसमें मिलता है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर से प्राप्त होता है, जिसका कि लगातार क्या होता है, नवीकरण यानी कि रिन्यू होते रहता है एक वाटर साइकिल के थ्रू। वाटर साइकिल आपने पहले के साइकिल्स में पहले के चैप्टर्स में पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा एंड सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा। सो सारा जल जो है ये क्या वाटर साइकिल में गतिशील रहता है, और जिससे कि क्या होता है कि हमारा वाटर रिन्यू होते रहता है। You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from the water scarcity? So आप ये सोच रहे होंगे कि जब ऐसा है कि वाटर एक रिसोर्स है, ठीक है, वाटर के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वाटर का बहुत कम भाग फ्रेश वाटर अवेलेबल है, लेकिन अगर वो रिन्यू हो जाता है, अगर वो फिर से बन जाता है, तैयार हो जाता है वाटर साइकिल के थ्रू, तो फिर हमारे देश में हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश क्यों हैं, ऐसे क्षेत्र क्यों हैं जहाँ जल की कमी हो रही है, और ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल का नितांत कमी झेलेंगे, ऐसी क्यों भविष्यवाणी की जा रही है, आप सोच रहे हैं सब? ओके
वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। सो जल की क्या हो रही है, स्कार्सिटी मतलब कमी, और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। गिवन द abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortages, we immediately associate with regions having low rainfall or those that are drought prone. We instantaneously visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas used for collecting and storing water and traveling long distances to get water. So जल का हमारे पास क्या है, बहुत विशाल भंडार है, और ये लाइक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। ये सोचना मुश्किल है कि हमें जल में कमी का सामना क्यों न करना पड़ रहा है, लाइक दुर्लभता का सामना क्यों करना पड़ रहा है, वाटर स्कार्सिटी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, और करना पड़ सकता है। जैसे ही हम, अगर मान लीजिए हम और आप बात करते हैं वाटर स्कार्सिटी की, तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनता है? हमारे दिमाग में एक ऐसे जगह का इमेज बनता है जहाँ पे कि बारिश कम होती होगी। आमतौर पे राजस्थान का इमेज बनता है कि लोग वहाँ पे, औरतें अपने माथों पर मटका लेके बहुत दूर दूर तक जाती हैं जल लेने के लिए, फिर जल लेकर आती हैं। ये सब बनता है हमारे दिमाग में एक इमेज। और ये सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमिक परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता आती है, डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन But water scarcity in most cases is caused by over-exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups. लेकिन अधिकताया मतलब कि अधिकतम रूप से जल की जो कमी होती है कब होती है? इसके बहुत ज़्यादा शोषण से, अति शोषण से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, मतलब कि वाटर वेस्टेज एक तरह से कहें तो, अत्यधिक प्रयोग, ओवर यूज़, ठीक है। और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, क्योंकि जल जो देखिए पृथ्वी पे जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे नहीं है, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये सब कुछ रीजन से, इस वजह से क्या होती है, वाटर स्कार्सिटी होती है। Where is then water scarcity likely to occur? So, as you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from the precipitation, surface runoff and groundwater. Is it possible that an area or region may have ample water resources but is still facing water scarcity? So, क्या ये संभव है कि किसी क्षेत्र में, एक मिनट, यस, क्या ये संभव है कि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या हो जाए, वाटर स्कार्सिटी हो जाए? ठीक है, आप मतलब सोचिए क्या ऐसा संभव है? तो ये हाँ, ऐसा संभव है। मेनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल्स। हमारे पास ऐसे कई शहर हैं जो इसके उदाहरण हैं कि वहाँ पे जल की प्रचुरता है, उसके बावजूद भी वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। इसीलिए क्या है, वाटर स्कार्सिटी अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके रिजल्ट में जल की जो बढ़ती मांग है, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग का नीड्स बढ़ेगा ही, पानी तो सबको चाहिए, तो जल की मांग भी बढ़ेगी, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने का ये क्या होता है, परिणाम हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, a large population, ये मैंने बता दिया। Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being over exploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. Irrigated agriculture is the largest consumer of water. Now, it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought-resistant crops and dry farming techniques. You may have seen in many television advertisements that most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. But have you ever wondered what this could result in? That it may lead to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and food scarcity of the people. So यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो जल संसाधन है उसका अतिशोषण हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि जो इरिगेशन है, इरिगेटेड लैंड की एरिया बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों को खाना ज़्यादा चाहिए, लैंड तो उतना ही है, तो लोग वैसे जगहों पे भी जाएंगे जहाँ पे बारिश नहीं होती है, वहाँ पे भी खेती करने की कोशिश करेंगे। खेती कैसे होगी, पानी चाहिए होगा, वहाँ पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है, तो ऐसी जगहों पे खेती की जाती है। और सिंचित कृषि यानी कि इरिगेटेड एग्रीकल्चर में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। फिर कुछ एरिड एग्रीकल्चर टेक्निक्स और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब हम कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की क्या है, हमें आवश्यकता है।
आपको मतलब लाइक टेलीविज़न में एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, आपने उसमें देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने क्या होते हैं, वेल्स होते हैं, बोरिंग वेल्स होते हैं, अपने निजी कुएँ होते हैं, नलकूप होते हैं। वैसे आपने सुना होगा ये, आप भी गाँव से होंगे तो आपको पता होगा। सो जिससे क्या करते हैं वो लोग अपना खेत का सिंचाई करते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने अभी कभी ये सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा गिर सकता है। नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा फिर? ऊपर पानी आएगा नहीं। ग्राउंड वाटर का एक लेवल मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साइड तो देखिए, जैसे हमारे साइड लोग कल इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ भी कल है, चापाकल आपने सुना होगा। तो वो कहाँ से पानी आ रहा है? ग्राउंड वाटर से आ रहा है, ठीक है। तो अगर ग्राउंड वाटर का लेवल गिर जाएगा तो कल सूखा नहीं पड़ जाता। बहुत सारे आपने देखे होंगे गर्मी के दिनों में कल सूख जाते हैं, उनमें से पानी ही नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है, इसलिए नहीं निकलता है। तो इसलिए लोगों के लिए जल की उपलब्धता में क्या हो सकती है? कमी हो सकती है, और भोजन सुरक्षा क्या होता है? खतरे में पड़ सकता है, यानी कि फूड सिक्योरिटी। Post independent India witnessed intensive industrialization and urbanization, creating vast opportunities for us. स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ और शहरीकरण हुआ, और विकास के क्या हुए? अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह आपको MNCs दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में क्या है? फैली हुई हैं। उद्योगों की जो लाइक इंडस्ट्रीज़ की बढ़ती हुई संख्या के कारण जो हमारा फ्रेश वाटर रिसोर्स था उस पर क्या हो रहा है? दबाव पड़ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप अपने मतलब शहरी आवास को देखेंगे, शहरी जो घराने हैं वहाँ देखेंगे, जो समितियाँ हैं, जो कॉलोनीज़ बसी हुई हैं, वहाँ पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल आपूर्ति के लिए जो क्या है, नल बैठाए गए हैं। हम लोग टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े शहरों में लोग टैप वाटर, हमारे तरफ तो कल है भी, बड़े बड़े शहरों में लोग टैप वाटर ही यूज़ करते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है, और इसकी कमी होती जा रही है। Do you know Atal Bhujal Yojana? Atal Jal is being implemented in 8,220 water-stressed Gram Panchayat of 229 administrative blocks, talukas in 80 districts of 7 states, which is Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, and Uttar Pradesh. The selected states account for about 37% of the total number of water-stressed, overexploited, critical, and semi-critical blocks in India. One of the key aspects of Atal Jal is to bring in behavioral changes in the community from the prevailing attitude of कंजम्पशन टू कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। सो अटल भूजल योजना करके एक योजना आई, जिसको कि 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों 80 डिस्ट्रिक्ट के 229 प्रशासनिक ब्लॉक या तालुका की 8,220 जल की कमी वाले क्या है, ग्राम पंचायत, वहाँ पे कार्यान्वित किया जा रहा है। किसको? अटल भूजल योजना को। भारत में चुने गए राज्यों में जल की कमी ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37% हिस्सा है। और अटल जल योजना के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू क्या है? जल संरक्षण, यानी कि पानी का कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, और सस्टेनेबल तरीके से जल प्रबंधन में जल के उपयोग में मौजूदा रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में क्या है? परिवर्तन लाना है। Okay, so far we have focused on the quantitative aspects of water scarcity. Now let us consider another situation where water is sufficiently. So हमने एक तो देख लिया ये कि कहीं पे पानी की कमी हो जा रही है तो वहाँ पे किस तरह से वाटर स्कैर्सिटी का लोग सामना कर रहे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि कहीं पे पानी बहुत मात्रा में है लेकिन फिर भी वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है, वो कैसे? उसके बारे में समझते हैं। दिस स्कैर्सिटी may be due to bad quality of water. Lately there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. So यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ऐसी जो वाटर स्कैर्सिटी होती है जहाँ पे मतलब पानी तो आपको देखने को बहुत मिला, जैसे मान लेते हैं कोई बड़े शहर का, चलिए यमुना नदी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सो दिल्ली कहाँ बसी हुई? यमुना नदी के किनारे, ठीक है। लेकिन फिर भी यमुना नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे वाटर स्कैर्सिटी का लोग सामना करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ का जो पानी है उसकी गुणवत्ता क्या हुई है? ख़राब हो गई है। वहाँ का पानी पॉल्यूटेड हो गया है। पिछले कुछ वर्षों से ये चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी ये घरेलू और कुछ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, रसायन, कीटनाशक, ये सब कृषि में प्रयुक्त जो उर्वरक होते हैं उसके द्वारा क्या है? प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। मतलब हमारे घर से जो वेस्ट निकल रहा है, सीवेज वेस्ट हो गया, वो सब जा रहा है, उसमें डिपॉजिट हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट उसमें डिपॉजिट हो रहा है। किसानों के द्वारा जो फर्टिलाइजर्स वगैरह सब बह के बारिश के साथ बह के सब जा रहे हैं, उसी में मिल जा रहे हैं। सो वो जल हमारे लिए क्या हो रहा है?
खतरनाक बनते जा रहा है। वहाँ पे जल तो बहुत है, पानी की तो कोई कमी नहीं, सूखा तो पड़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो पानी उपयोग लायक नहीं बच रहा। Government of India has accorded highest priority to improve the quality of life and enhance ease of living of people, especially those living in rural areas, by announcing the Jal Jeevan Mission JJM. So भारत सरकार ने जल जीवन मिशन करके एक घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन कह रही हूँ, जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। ये इसका उद्देश्य है और ये जो उद्देश्य है ये आपको याद रखना है। 45 लीटर्स पर कैपिटा पर डे रेगुलरली ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources, to safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuation of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystems. Over-exploitation and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crises that may have profound impact on our lives. सो आपने अभी तक हमने जितना पढ़ा इससे इतना तो समझ लिया होगा कि अभी की जो समय की मांग है ये है कि हम अपने जल संसाधनों का क्या करें, संरक्षण करें और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी हो, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिग्रेड होने से बचाएं यानी कि उसका निम्नीकरण होने से बचाएं। जल संसाधनों का जो शोषण हो रहा है, जो अति शोषण हो रहा है, जो उसका कुप्रबंधन है, जो मिसमैनेजमेंट है, उसको हम लोग ठीक करें। ठीक है, क्योंकि अगर ठीक नहीं करेंगे तो इससे हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जल के बिना जीवन मुश्किल है, नामुमकिन है। जल ही जीवन है। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। सो बात आता है कि हम जल का संरक्षण और प्रबंधन करें कैसे आखिर। How? Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone, rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। जो पुरातत्व वैज्ञानिक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर जो हमें ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, दस्तावेज मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि हमारे प्राचीन काल में भी सिंचाई करने के लिए पत्थरों और मलबे से क्या बांध तैयार किए जाते थे, जलाशय बनाए जाते थे, झीलों के लिए तटबंध बनाए जाते थे, नहरें बनाई जाती थी, ऐसी कुछ उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई जाती थी। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि हम ये परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। जैसे कि हम आज भी डैम्स बनाते हैं और अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए गए हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ कैसी थी। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, श्रीरंगवेरापुरा नियर इलाहाबाद had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river गंगा। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक एक श्रीरंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को एक तरह से संरक्षित करने के लिए एक क्या बनाया गया था, डैम टाइप एक कह सकते हैं, हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था। एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र क्या किया गया था, बनाया गया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स वेर एक्सटेंसिवली बिल्ड। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उनके समय में बहुत स्तर पे बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। एविडेंसेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर, कोल्हापुर एक्सेट्रा। ओडिशा में कलिंग नाम का जो जगह है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और कर्नाटक में बेन्नूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर में भी वो उत्कृष्ट जो है क्या इरिगेशन की यानी कि सिंचाई तंत्र के होने के सबूत हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। अपने समय की सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झील
उसमें से एक है भोपाल झील, जो कि 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। मतलब कि वो बाई नेचर नहीं बनी, उसे हमने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया। ठीक है। इन द 14th century द टैंक इन हौज खास दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया। सो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए क्या बनाया, हौज खास करके एक विशिष्ट तालाब बनवाया। Water dams and how do they help us in conserving and managing water? So डैम्स आखिर बांध आखिर है क्या, और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं या सहायक हैं। डैम्स were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. Today dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. So जो परंपरागत जो बांध होते हैं वो नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे, जो पहले टाइम में बनाए जाते थे। ठीक है। लेकिन आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, मतलब इरिगेशन के लिए नहीं, अभी तो इसके अलावा बहुत सारे कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि बिजली के उत्पादन के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए वाटर सप्लाई किया जाता है डैम से, जल आपूर्ति के लिए, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, मनोरंजन के लिए सीनिक ब्यूटी बनाई जा रही है डैम एरिया को, आंतरिक नौचालन के लिए और मछली पालन के लिए भी डैम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए अब डैम्स को मल्टीपर्पज़ कहा गया, हाँ, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहा जा रहा है। ये सिर्फ अब बांध नहीं है बल्कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं बन गई हैं। उदाहरण के लिए सतलज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल जो मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट है वो आप ले सकते हैं। उसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए और इरिगेशन के लिए, दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से और आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। Multi-purpose projects launched after independence with their integrated water resources management approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed that the dams as the temples of modern India, the reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with the rapid industrialization and growth of the urban economy. स्वतंत्रता के बाद जो शुरू की गई ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स थे, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, पर आधारित है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं का उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के वाहन के रूप में क्या किया गया, देखा गया। मतलब कि इसके थ्रू हमारा नेशन डेवलप हो सकता है, यही मैंने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से कहा था बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर। ठीक है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते जो हमारा एग्रीकल्चर है, कृषि और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ओके, यहाँ पे डैम का डेफिनेशन दिया गया, इसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में और एग्जाम के आपको ज़िंदगी भर ये काम आएगा, याद कर लेना है इसको। In recent years, multipurpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. Regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habits for the river's aquatic life. Dams also fragment rivers, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. The reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. हमने देखा कि किस तरह से डैम्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे कामों के लिए, पर किसी भी चीज़ की अति कर देने पे उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो एक प्रॉपर हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। उसके आगे आप बढ़िएगा तो आपके नुकसान भी आपको देखने पड़ेंगे। पिछले कुछ वर्षों में ये जो मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट्स थे, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ और जो बड़े बांध बनाए गए, इसके कारण बहुत सारे परिनिरीक्षक और विरोध के विषय बन चुके हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका जो प्राकृतिक नेचुरल फ्लो है नदियों का, वो अवरुद्ध होता है, जिसके कारण जो तलछट बहाव वो क्या होता है, कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की यानी कि सेडिमेंट्स जलाशय की तली पर जमा होते रहता है, जिससे क्या होता है, नदी का तल अधिक ज़्यादा चट्टानी हो जाता है। क्या आपने पढ़ा होगा कि नदी बहती है तो अपने फ्लो में वो सेडिमेंट्स को बहाते हुए लेते जाती है। ठीक है। क्या हो रहा है कि वो सेडिमेंट्स वहाँ जमने लग रहे हैं और वहाँ पे बहुत चट्टानी, वहाँ पर नदी का तल बनते जा रहा है और नदी जलीय जो है वो जीव जंतु जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए
दिक्कत हो रहा है रहने में, भोजन की कमी हो जा रही है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेष करके अंडे देने की ऋतु में जो जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण क्या हो जा रहा है, अवरुद्ध होता जा रहा है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में क्या होती हैं, डूब जाती हैं, जो कालांतर में अपघटित हो जाती हैं, मतलब कि डिकम्पोज हो जाती हैं। और सिंचाई की बात करें, इरिगेशन, तो कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, मतलब कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो बहुत मिली है, जहाँ किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे क्या है कि मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर जो पारिस्थितिकीय परिणाम हो सकते हैं। मतलब कि ओवर इरिगेशन से क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो अल्कलीन हो जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। सरदार सरोवर डैम के बारे में यहाँ पे दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। इस कार्यक्रम के कुछ व्यापक उद्देश्य क्या क्या हैं, जैसे कि खेत में पानी का जो वास्तविक उपलब्धता है उसको बढ़ाना है, और सुनिश्चित सिंचाई, मतलब कि हर खेत को पानी पहुँचाना है, और अपव्यय को कम करना है, मतलब वेस्टेज को कम करना है, और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की जो दक्षता है उसमें सुधार करना है। सिंचाई और अन्य जल बचत जो प्रौद्योगिकियां हैं, प्रति बूंद अधिक फसल और सतत जल संरक्षण प्रणालियों का अपनाना इत्यादि, ये सब कुछ इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। Do you know that the Krishna-Godavari dispute is due to the objection raised by Karnataka and Andhra Pradesh governments? It is regarding the diversion of more water at Koyna by Maharashtra government for a multi-purpose project. This would reduce downstream flow in their states with adverse consequences for agriculture and industry. So, यहाँ do you know में क्या दिया गया है? Let me tell you. जो कृष्णा गोदावरी एक विवाद है, डिस्प्यूट है, इसके बारे में आपने हो सकता है न्यूज़ में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जो उन्होंने एक बनाया, उन्होंने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डैम का ही, जल विद्युत के लिए, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बांध बनाकर क्या हुआ कि उन्होंने जल की दिशा को परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई गई इस पर। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदियों के जो निचले हिस्सों में जल प्रवाह है वो कम हो जाएगा, और कृषि और उद्योग पर इसका क्या पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा। इस तरह के डिस्प्यूट्स भी देखने को मिल जाते हैं। These floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. यहाँ पे मैंने नहीं देखा। Ironically, the dams were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नदी परियोजनाएं हैं उन पर उठी अधिकतर जो आपत्तियां हैं उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। जैसे कि ये एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ के नियंत्रण के लिए बनाए जा रहे हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने के कारण से वे बाढ़ आने का कारण बनते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा वर्षा होने पर भी जो बड़े बड़े डैम्स हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते, बाढ़ नियंत्रण में कुछ नहीं कर पाते, उल्टा बाढ़ ज़्यादा आ जाती है अगल बगल के रीजन्स में। और इन बाढ़ों से न केवल जान माल का नुकसान होता है, जबकि बृहत स्तर पर मिट्टी का भी इरोजन हो जाता है, मतलब सॉइल इरोजन भी हो जाता है। बांध के जो जलाशय हैं उस पर तलछट जमा होने का अर्थ ये भी है कि जो तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, वो मैदान तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन की समस्या बढ़ने लगती है, मतलब कि भूमि निम्नीकरण की समस्या। ये भी माना जाता है कि जो बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित जो बीमारियां हैं, जो फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण है, वो भी फैलते हैं। यहाँ पे डैम्स के बारे में एक बहुत ही अच्छा सा मैप दिया गया है। इसमें अच्छे से बताया गया है कौन सा डैम कहाँ पे है, रिवर भी लोकेट किया गया है। इसको एक नज़र घुमा लेना है इस पर। काफ़ी लंबा चैप्टर एक्चुअली। यहाँ पे लास्ट पेज पे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिखाया गया है। मेघालय में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। एक बार मैं चाहूँगी आप लोग इसको बुक से पढ़ें और उसके बाद आप लोग यूट्यूब पे जाके इसका वीडियो देखें। इतना अच्छा ये रेन वाटर कंजर्व करने का सिस्टम है, और मतलब जो इसको नेचर से प्यार होगा वो चाहेगा मैं यहीं जाके रहूँ। इतना सुंदर ये जगह भी है। इसके बारे में प्लीज़ एक बार आप लोग यूट्यूब पर जाके देखिएगा। ये मैं अभी बता दे रही हूँ, लास्ट में मैं इसको डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि ये खुद से पढ़ने वाली चीज़ें हैं कुछ कुछ।
सो रेन हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and environmentally. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. सो बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनके अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवाद के चलते जो वर्षा जल संग्रहण तंत्र है इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारिक विकल्प हो सकते हैं। मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक विकल्प हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। मतलब कि पहले भी लोग भारत में क्या करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। लोगों को जो रेनफॉल सिस्टम जो था, मॉनसून जो सिस्टम था, मैकेनिज़्म था, उसके बारे में अच्छे से पता था, जानकारी था और लोगों को मिट्टी के गुणों के बारे में भी पता था, उनको गहरा ज्ञान था इन बातों का। सो वो आवश्यकता अनुसार वर्षा जल को क्या करते थे, स्टोर भी करते थे, ठीक है। और बहुत सारे तरीके भी विकसित कर लिए थे उन्होंने नदी जल और बाढ़ के जल संग्रहण के लिए। सो ये चीज़ें हमें एंशिएंट टाइम से ही देखने को मिलती हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की चीज़ें। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, ठीक है, गुल ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। सो पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल यानी कि पश्चिमी हिमालय जैसे क्षेत्रों में वैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदल के खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। तो आपकी तरफ ऐसे अगर कुछ बनाया गया है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। अगर कोई तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पश्चिमी भारत में विशेष करके राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत मतलब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके बारे में आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। और नीचे यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी दिया है, बताया गया है किस तरह से लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। जो थोड़े एरिड टाइप्स रीजन्स हैं या सेमी एरिड क्षेत्र हैं वहाँ पे खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मिट्टी को क्या किया जा सके, सिंचित किया जा सके, मतलब इरिगेशन किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके क्या है, उदाहरण है। ओके, सो राजस्थान के जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स हैं, मतलब कि अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेष करके जो बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर एरियाज़ हैं, वहाँ पे लगभग घर घर में पीने के पानी को क्या करने, हार्वेस्ट करने के लिए एक भूमिगत टैंक बनाया जाता है। उसको यह टाँका बनाया जाता था पहले। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलोदी में एक घर में समझ लीजिए 6.1 मीटर गहरा होता है, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाँका था। टाँका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता था, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते थे। छत से बारिश का पानी क्या करता था, पाइपों द्वारा बह के और उसमें एकत्रित हुआ जाता था और फिर बाद में लोग उसका उपयोग करते थे। सो अच्छा खासा मैकेनिज़्म लोग पहले भी इस्तेमाल करते थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। और रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, मेघालय। अब आप सोचेंगे मेघालय में इतनी बारिश होती फिर भी वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ रहा है। यस, करना पड़ रहा है। सो बात वही है कि कहीं कहीं पे पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे शहरों में भी बहुत बड़ी समस्या है, जल की कमी है, बहुत गंभीर समस्या है। सो इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका माना जा सकता है। और यहाँ पे कुछ रीजन्स के एग्जांपल दिए गए हैं, अलग अलग स्टेट्स के कुछ रीजन्स के एग्जांपल दिए गए हैं। आप लोग खुद से पढ़िएगा, एग्जांपल्स थोड़े बहुत एक दो याद कर लीजिएगा। और लास्ट वाला जो मैंने बताया वो आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देख करके। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज द लास्ट टॉपिक। और हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये है तमिलनाडु वाला फैक्ट है। ये वाला तो मेरे ख्याल से बता देना चाहिए। एक मिनट। यस, Tamil Nadu is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. There are legal provisions to punish the defaulters. So तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में क्या है,
रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये आवश्यक कर दिया गया है और इस संदर्भ में जो दोषी व्यक्ति है उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सो याद रखना है कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में मैंडेटरी हो चुका है रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग भी अपने स्तर पे पानी को वेस्ट होने से बचाएं, जितना हो सके उतने कम पानी का उपयोग करें और फ्रेश वाटर का कम से कम उपयोग करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।